हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एफटीपी क्लास। आई होप आप लोगों ने अभी तक जो पोर्शन अपन ने कवर किया है वो काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा किसी भी टाइम पे। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी टू रिप्लाई यू बैक ऑन योर डाउट्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इस वीडियो में अपन उसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और जो सबसे पहला टॉपिक अपन को करना है दैट इज़ रिलेटेड टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करते हो, ये जो वर्ड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग में से आप कॉन्ट्रैक्ट निकाल दीजिए जो कि उसका रूट वर्ड है, तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के बीच में होगा वो अपन को देखना है। ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको आप ऐसे सोच के चलें, मान लीजिए कि आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं जो कैरी आउट होते हैं। उस ऑटोमोबाइल का इंजन बनाना, टायर्स बनाना, उन सब चीज़ों को साथ में असेंबल करना, उसकी बॉडी बनाना, उसमें ग्लास फिक्सिंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कैरी आउट करी जाती हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं जिसमें आप उस ऑटोमोबाइल की बॉडी बनाते हैं, टायर असेंबली करते हैं, इंजन फिट करते हैं, लेकिन जहाँ तक उसमें ग्लास और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस डालने की बात है, आप वो चीज़ में स्पेशलाइज़ नहीं करते। आप वो वाला जो पोर्शन है वो कैरी आउट नहीं करते। उस पर्पसेस के लिए आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि आपके लिए ये उसके अंदर ग्लासेस का फिटिंग और इलेक्ट्रिकल्स का फिटिंग करके दे। अब सिंस आप उस पोर्शन में या उस एरिया में एक्सपर्टाइज़ नहीं करते, तो आप किसी ऐसे को ढूँढेंगे जो कि ये वाला काम कैरी आउट करने में एक्सपर्ट रहे, और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप बस उसमें ग्लास फिटिंग्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगाओगे और उसके बाद जाके हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज़ द ऑटोमोबाइल, इट विल बी रेडी। तो ये जो आपका अरेंजमेंट हुआ किसी सेकंड पार्टी के साथ, जहाँ पर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट में हो कि जो भी प्रोडक्शन आप करोगे उसके अंदर ग्लास फिटिंग्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वो करके देंगे, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप 100% स्पेशलाइजेशन नहीं करते अपने प्रोडक्ट के अंदर, 90% वर्क आप करते हैं, 10% कोई और करके दे रहा है, तो वो 10% वाला जो पोर्शन है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर EOUs दैट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क में भी ऐसा हो सकता है कि वो अपना कोई पोर्शन मैन्युफैक्चर का चाहें तो आउटसोर्स भी करा सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी उसकी करा सकते हैं। अब जब हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके से हो सकता है, जहाँ पर EOUs, EHTP, STP और BTP मेन मैन्युफैक्चरर हो और उन्होंने कोई दूसरी सेकंड पार्टी को एज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग लिया हो जिनको वो अपना मटेरियल देते हो फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, और वो जॉब वर्क करके वो लोग वापस इनको मटेरियल सप्लाई करें। ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है जहाँ पर EOU, EHTP, STP और BTP यूनिट है वो खुद एक सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करे। मतलब मेन मैन्युफैक्चरर कोई और होगा और उन लोगों ने इस EOU, EHTP, STP और BTP यूनिट को सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जॉब दिया होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें अपन को इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। So let's begin with the subcontracting topic under the export oriented unit portion. EOU, EHTP, STP and BTP units including gems and jewelry unit, including बोल रहे हैं gems and jewelry unit, may on the basis of annual permission फ्रॉम द कस्टम्स अथॉरिटी, मतलब ये करने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, कस्टम्स अथॉरिटी की, और वो भी कौन सी परमिशन, एनुअल बेसिस पर। On the basis of an annual permission from the customs authority, subcontract production processes to the domestic tariff area through job work, which may also involve a change of form or nature of goods through job work by the units in DTA. तो वो क्या बोल रहे हैं कि EOU, EHTP, STP और BTP यूनिट्स चाहे तो DTA में सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढ सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, जो जॉब वर्क करने के बाद उनकी फॉर्म और नेचर ऑफ गुड्स में चेंज हो जाए। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको एनुअल परमिशंस लेनी पड़ेंगी किन से, कस्टम्स अथॉरिटी से। दीज यूनिट्स में subcontract up to 50% of the overall production of the previous year in value terms in the domestic tariff area with permission of the customs authorities। तो कितना प्रोडक्शन, यानी पिछले साल का 50%, जितना भी प्रोडक्शन पिछले साल हुआ होगा उसका 50% वैल्यू तक का आप इस साल में
सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए दे सकते हो इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, लेकिन वो देने के लिए भी आपको परमिशंस किसकी लेनी पड़ेगी? कस्टम्स अथॉरिटी की। Next point, EOU may, with the annual permission from the customs authorities, undertake job work. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? It may undertake job work for the export on behalf of the DTA exporter, provided that the goods are exported directly from the export oriented unit and the export document shall jointly be in the name of the DTA or the EOU. For such exports, DTA unit will be entitled for the refund of duty that is paid on the inputs by way of brand rate ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये इस वाले पॉइंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली मान लीजिए अगर मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ, हम ऑटोमोबाइल्स वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ और मैं ग्लास वर्क और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का काम करता हूँ, ठीक है। अब उस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने बोला कि हमने पूरी जो गाड़ी है, जो ऑटोमोबाइल है, उसको पूरा मैन्युफैक्चर कर दिया, उसके अंदर उसका इंजन फिट हो गया, टायर्स फिट हो गए, बॉडी भी पूरी बन चुकी है, बस उसमें ग्लास फिटिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगा दिए जाएंगे तो कार वुड बी रेडी फॉर एक्सपोर्ट। और हमें ये पूरी की पूरी एक्सपोर्ट ही करनी है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ, जो पूरा का पूरा जो भी मेरा प्रोडक्शन होता है उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और ग्लास फिटिंग्स लगा के इसको एक्सपोर्ट हमें करना है, तो डायरेक्टली हम आपके यहाँ से ही एक्सपोर्ट इसको करवाएंगे, क्योंकि मैं एक ईओयू हूँ तो मेरे पास रिक्विजिट परमिशंस हैं एक्सपोर्ट की। अब मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ये दे दीजिए। मैंने उस पर काम किया, अपना जो भी ग्लास फिटिंग्स थे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स थे, वो मैंने लगाए और फिर डायरेक्टली जो है मेरे यहाँ से ही उस ऑटोमोबाइल को जो है एक्सपोर्ट किया गया। जब इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग मुझे करनी होगी एज़ पर द लॉ, उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग में जॉइंट नेम डलेगा मेरा और जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया उसका। जैसे ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा तो जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में मैन्युफैक्चरर है, वो जो भी ड्यूटीज़ उसने पे करी हैं ऑन द इनपुट्स, उसका रिफ़ंड वो चाहे तो ले सकता है। अब ये रिफ़ंड का क्या क्राइटेरिया होता है? अगर आपको जीएसटी के बारे में पता हो तो जीएसटी में एक चीज़ होती है इनपुट, जिसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी भी कहते हो, और एक होता है आउटपुट। तो जो भी आप खरीद के लाते हो उसके ऊपर जो आपने टैक्सेस पे करे उसको कहा जाता है आपके लिए इनपुट, और जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हो उन चीज़ों से और बेचते हो, तो बेचते टाइम जो आप टैक्सेस पे करते हो उसे कहा जाता है आउटपुट। तो आउटपुट टैक्सेस पे करते टाइम आप इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट जो है वो ले सकते हो। लेकिन ये तब होता है जब आप लोकली सेल करते हो। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको टैक्सेस, आउटपुट टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे सकते हो। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सैंपल भी आपको करवाया था। उसमें लिखा हुआ था कि हम अंडरटेक करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और सिंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती। अब सिंस हमारी आउटपुट लायबिलिटी ही नहीं आ रही है, तो फिर ये जो इनपुट है इसका हम क्या करें? तो हम चाहें तो इस इनपुट का, जो भी हमने जो मटेरियल यूज़ किया उस पे जो हमने टैक्सेस पे किए थे, हम चाहें तो उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जब आप एक्सपोर्ट कर दोगे, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, तो डीटीए में जो आपका मेन मैन्युफैक्चरर है वो अपने इनपुट्स का रिफ़ंड ले सकता है या ड्रॉबैक ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड रेट जो भी लिखा गया होगा डीएफआईए के अंदर। Duty free import of goods for execution of export order placed on the EOU by foreign supplier on job work basis would be allowed subject to the condition that no DTA clearance shall be allowed। अगर आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके आ रहे हो, यानी आपने जो इंपोर्ट किया अपने गुड्स का वो ड्यूटी फ्री था, ओके, इट वाज अ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, और फिर आपने जो ईओयू में आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया उसको और एक्सपोर्ट ऑर्डर आप फुलफ़िल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जो आप ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफ़िल करना चाह रहे हो और आपने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है, तो उसके लिए आपके ऊपर ड्यूटीज़, आपको जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आपने किया वो तभी अलाउड होगा, कंडीशन होगी कि आपको ये सारा का सारा जो भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ से ही यानी डायरेक्टली ईओयू से ही आपको बाहर उसको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वो क्या कह रहे हैं? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर placed on the export oriented unit by a foreign supplier on job work basis would be allowed subject to the execution subject to the condition that no DTA clearance shall be allowed। Okay,
Subcontracting of both production and production processes may also be undertaken without any limit through EOU, EHTP, STP or BTP and SEZ unit on the basis of records maintained in the unit. क्या कह रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप ले सकते हो दोनों चीज़ों का, दैट इज़ बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। मेन प्रोडक्शन को भी आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को भी आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब मेन प्रोडक्शन मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस को जो है मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और प्रोडक्शन प्रोसेस अगर अलग अलग प्रोसेस को करना चाहा तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस मे ऑल्सो बी अंडरटेकन विदाउट एनी लिमिट, बिना किसी लिमिट के आप अंडरटेक कर सकते हो थ्रू अदर EOUs, EHTP, STP, BTP and SEZ units on the basis of the records maintained in the unit. EOU, EHTP, STP and BTP units may subcontract a part of the production processes abroad and send the intermediate products abroad as mentioned in the letter of permission. अगर ये EOU, EHTP, STP और BTP units चाहें तो अपने एक प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बाहर सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को बाहर सप्लाई कर सकते हैं as per the letter of permission. No permission would be required when the goods are sought to be exported from the subcontractor premises abroad. जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सब कॉन्ट्रैक्टर के premises से abroad, तब आपको कोई और परमिशन की ज़रूरत नहीं है। When the goods are sought to be brought back, prior intimation to the concerned development commissioner and customs authorities shall be given. तो इस पॉइंट के अंदर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली मान लीजिए कि मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ, अब मैं इंडियन टेरिटरी में ही हूँ, राइट, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ, और मैं एक मेरा जॉब वर्क है जो मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन वो जॉब वर्क जो है वो जापान में होता है, और मेरे पास जो ऑर्डर आया है, सेल ऑर्डर जो मेरे पास आया है वो यूएसए से आया है। ठीक है, मुझे यूएसए में अपना सामान बेचना है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो मेरे एक पोर्शन होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, एक पोर्शन मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस का वो जापान में कैरी आउट होता है। अब मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ, मैंने जो ऑर्डर मुझे फुलफ़िल करना था सेल्स का, जितना भी उसमें क्वांटिटी थी उतना मैंने अपने आप प्रोडक्शन करके सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब बाकी के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जापान में भेज दिया। अब जापान से वो डायरेक्टली जो सामान है पूरा प्रोड्यूस होकर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स सारा का सारा यूएसए में ट्रांसफ़र किया जाएगा, अमेरिका, वो जापान से ही डायरेक्टली वो अमेरिका में भिजवा दिया जाएगा। जब ऐसा प्रोसेस होता है कि आपके यहाँ से गुड्स निकल कर सब कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँच गए, सब कॉन्ट्रैक्टर ने उसके ऊपर जॉब वर्क किया और अब वो गुड्स आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके हैं, तब आपको और कोई परमिशंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ से जापान भेज रहे हो, फिर जापान से ये वापस इंडिया में आएंगे और फिर इंडिया से यूएसए जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो आपको पहले डेवलपमेंट कमिश्नर या कस्टम्स अथॉरिटी को बताना ज़रूरी रहेगा। Scrap, waste, or remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on the payment of applicable duty on transaction value or destroyed in the presence of the customs or the central excise authority or returned to the unit. Destruction shall not apply to the gold, silver, platinum, diamond and precious and semi-precious stones. तो वो क्या कह रहे हैं, जितना भी स्क्रैप, वेस्ट या रेमिनेंट जो भी आपका वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ सब कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो सिंस आप सब कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरा जनरेशन हुआ है वेस्ट मटेरियल का, तो वो वेस्ट मटेरियल या तो आप ड्यूटी पे करके वहाँ से हटवाइए, उसको रिमूव कर लीजिए, या फिर आप कस्टम्स अथॉरिटी के सामने ही उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि आप कोई और यूज़ इस वेस्ट मटेरियल का ना कर पाएँ। ठीक है, अगर आप कोई और यूज़ उसका करना चाहते हैं, आप उसको रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप पहले एडिक्वेट ड्यूटीज़ को पे करें और फिर उनको रिमूव करके आप उसका कुछ भी करें, क्योंकि आपने ड्यूटीज़ पे कर दी, अब आप कुछ भी कर सकते हो उस मटेरियल का, या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय करवा दीजिए कस्टम्स अथॉरिटी के सामने ही। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन वाला क्लॉज है वो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और प्रेशियस मेटल्स और डायमंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रेशियस मेटल। फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सचेंज बाय जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थ्रू अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एसईजेड यूनिट और यूनिट्स इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया शैल बी एज पर द प्रोसीजर इंडिकेटेड इन द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। तो जो भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग या होगा जेम्स और ज्वेलरी का दूसरे ईओयूज़ के थ्रू या एसईजेड यूनिट्स के थ्रू, वो जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। ओके, तो काफ़ी इजी था, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आप पढ़ के देखेंगे तो बहुत इजी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। अब अपन आगे चलें, सेल ऑफ द अनयूटिलाइज्ड मटेरियल।
अब जो मटेरियल रह गया, आपने इंपोर्ट की चीज़ें, रॉ मटेरियल्स आपने जो है वो आप लेकर आए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। मान लीजिए 100% रॉ मटेरियल में से 85% तो यूटिलाइज हो गया। अब जो 15% रह गया उसका क्या करोगे? तो सेल ऑफ अन, या फिर आपने पूरा का पूरा जो है प्रोडक्शन किया था और उसमें से कुछ अनयूटिलाइज मटेरियल निकल के आया है, तो आप उन चीज़ों का क्या करोगे? तो बेसिकली यहाँ पे अपन को वो वाली चीज़ें कवर करनी है। सेल ऑफ द अनयूटिलाइज मटेरियल, जो रॉ मटेरियल मेरा बच गया उसका मैं क्या करूँगा? In case an export-oriented unit, EHTP, STP or BTP unit is unable to utilize, it is unable to utilize all the goods and services that are imported or procured from the DTA। जो भी आपने DTA से सामान लिया, अगर आप उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? इट मे बी ट्रांसफ़र टू अनदर EOU। आप चाहो तो उस सामान को दूसरे EOU में ट्रांसफ़र कर दीजिए, or dispose of in the domestic tariff area with the approval of the customs authority on the payment of the applicable duties and submission of the import authorization, or it is to be exported। तो आपके पास तीन ऑप्शंस है, या तो आप किसी दूसरे ईओयू में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप उसको वापस डीटीए में भेज दीजिए, तो डीटीए के लिए इंपोर्ट हो जाएगा, और जब डीटीए वाले इसको इंपोर्ट करेंगे तो उनको रिक्विजिट ड्यूटीज़ जो है वो पे करनी पड़ेंगी। या फिर आप उस जो बचा हुआ आपका सामान है उसको भी एक्सपोर्ट कर दीजिए। Such transfer from the EOU, EHTP, STP and BTP unit to another such unit would be treated as import for the receiving यूनिट। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर इंटर यूनिट ट्रांसफ़र भी होता है तो उसको भी एक तरीके से डीम्ड एक्सपोर्टर इंपोर्ट का नाम दिया जाता है। तो ये तो बात हुई मटेरियल की। अगर कैपिटल गुड्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट, कि कैपिटल गुड्स पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं, तो उन कैपिटल गुड्स का आप क्या करोगे? सो कैपिटल गुड्स एंड स्पेयर्स दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब ओल्ड। तो कैपिटल गुड्स एंड स्पेयर्स दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट और सरप्लस, सरप्लस मतलब इन एक्सेस क्वांटिटी, में आइदर बी एक्सपोर्टेड, transferred to another EOU, EHTP, STP, BTP and SEZ unit और disposed of in the domestic tariff area। तीन ऑप्शंस है, वही तीन ऑप्शन जो ऊपर दिए थे, या तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दो, या दूसरे यूनिट को ट्रांसफ़र कर दो, या डीटीए में उसको डिस्पोज कर दो ऑन द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज़। क्योंकि आप डीटीए में अगर उसको लेकर आ रहे हो तो आपको एप्लीकेबल ड्यूटीज़ को पे करना बहुत ज़रूरी है। Benefit of depreciation as applicable will be available in case of disposal in the domestic tariff area only when the unit has achieved a positive net foreign exchange, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिप्रिसिएशन अलाउड। वो कह रहे हैं कि अगर आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लेम करना चाहते हो, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो आप तभी उसको क्लेम कर सकते हो जब आपने पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज जो है क्लेम अचीव किया हो। नेट फॉरेन एक्सचेंज कैसे निकालते हैं? जितना भी आपका आपने एक्सपोर्ट किया उसमें से जो भी आपका एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है वो आपकी अर्निंग हो जाएगी, उसमें से सारे के सारे कॉस्ट जो है माइनस कर दिए जाएंगे। अब जब आप कॉस्ट को माइनस करने की बात कर रहे हो तो उसमें एक बात आ जाती है कि आप कैश कॉस्ट को माइनस करोगे या नॉन कैश कॉस्ट को माइनस करोगे। जो डिप्रिसिएशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हो वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो जनरली अगर देखा जाए तो आपको माइनस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एनएफई। लेकिन जब हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स पे तो डिप्रिसिएशन लगता ही है, बिकॉज नेचुरल वेयर एंड टेयर होगा। अगर आप कैपिटल गुड्स या मशीनरी का यूज़ करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो ओवर द टाइम पीरियड देयर विल बी अ नेचुरल वेयर एंड टेयर इन द मशीनरी। उसके बदले में आप चाहो तो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन डाल दी है कि आप बेनिफिट ऑफ डिप्रिसिएशन तभी ले पाओगे जब आपका पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज निकल कर आए, इवन आफ्टर माइनस, इवन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डिप्रिसिएशन। मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी आप प्रॉफिट में ही रहें, तभी आप डिप्रिसिएशन का क्लेम जो है वो ले पाओगे। No duty shall be payable in case the capital goods, raw material, consumables, spares or goods manufactured, processed or packaged and scrap waste or remnants rejects are destroyed within the unit after intimation to the customs authority, or destroyed outside the unit with the permission of the customs authority. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond or precious and semi precious metals। तो बहुत सिंपल है, जो भी बचा हुआ सामान है, जो जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। कैपिटल गुड्स के केस में भी तीन ऑप्शंस हैं कि या तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए,
या फिर आप एप्लीकेबल ड्यूटीज़ जो है वो पे कर कर उसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ले आइए, या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो अगर आप उसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लेकर आना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेबल ड्यूटीज़ जो है वो पे करनी पड़ेंगी, और आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी उस केस में क्लेम कर सकते हो अगर आपका पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज है तो। अगर आपको वो डिस्ट्रॉय करना है तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप यूनिट के अंदर ही उन सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दीजिए इन फ्रंट ऑफ द कस्टम्स अथॉरिटी। लेकिन अगर आप गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का काम करते हो तो डिस्ट्रक्शन वाला रूल जो है वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे आर प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। ओके, अब हम आगे चलें। पॉइंट नंबर सी, ये क्या कहता है? इन केस ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, मतलब अगर कपड़ों से रिलेटेड है, डिस्पोजल ऑफ लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑफ फैब्रिक्स अप टू 2% ऑफ द CIF वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट विच एवर इज लोअर on the payment of duty on transaction value may be allowed, subject to the certification of the central excise or customs officer that are there, that these are the leftover items। ये क्या कह रहे हैं कि टेक्सटाइल के केस में क्या होगा? जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल है या फैब्रिक है, अप टू 2% ऑफ द CIF वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, जो भी उनमें से कम होगा, मतलब जितना आपने इंपोर्ट किया, जो या तो उसका 2%, या फिर CIF वैल्यू जो है, यानी CIF वैल्यू मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू, या तो क्वांटिटी बेसिस पे देख लेंगे वो, या फिर CIF वैल्यू के बेसिस पे देखेंगे। जो भी इन दोनों में से कम आएगा उतना आप चाहो तो डिस्पोज कर सकते हो ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द सर्टिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स ऑफिसर दैट दीज आर द लेफ्ट ओवर आइटम्स। डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड पैकिंग मटेरियल, जो कि आपने यूज़ कर लिया, विल बी अलाउड ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो पैकिंग मटेरियल के केस में भी आप जो है ड्यूटी पे कर दो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ओके, तो डिस्पोजल का केस भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बस ये याद रखिएगा जो मेन 3 कंडीशंस हैं वो ये वाली हैं, और कैपिटल गुड्स में भी ये 3 कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। अब हम आगे चलें ऑन द टॉपिक ऑफ रिकंडीशनिंग, रिपेयर एंड री इंजीनियरिंग। रिकंडीशनिंग, रिपेयर एंड री इंजीनियरिंग की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टॉपिक जो है वो निकल के आता है। Export-oriented units shall be set up with the approval of the UAC to carry out the reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, upgradation of technology, and re-engineering activities for the export in foreign currency। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप चाहो तो EOUs को सेटअप कर सकते हो। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिकंडीशनिंग, रिपेयर यानी ठीक करने के हिसाब से, रीमेकिंग अगर आप किसी चीज़ को वापस रीमेक करना चाहते हैं तो, फिर टेस्टिंग अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, या फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हो, तो आप चाहो तो इनके लिए आप चाहो तो आप जो है EOUs को सेटअप कर सकते हो। फिर EHTP, STP and BTP units shall be set up with the approval of IMSC to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, upgradation of technology and re-engineering activities for the export in फॉरेन करेंसी। तो दोनों में सेम ही बात लिखी हुई है। EOUs के लिए आपको UAC का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और EHTP, STP और BTP के लिए आपको IMSC का अप्रूवल जो है वो लेना ज़रूरी है, अगर आप रिकंडीशनिंग, रिपेयर, रीमेकिंग, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग और ये सब करना चाहते हो तो। फिर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ इम्पोर्टेड और इंडिजिनस गुड्स, अगर आप जो गुड्स इंपोर्ट करके ले आ रहे हो, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो या रिपेयर करना चाहते हो, या फिर इंडिजिनस गुड्स हैं अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो या रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा? General provisions of FTP relating to the export and import of replacement or repair of goods would also apply equally to the EOU, EHTP, STP, and BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on the merits by the Development Commissioner. ऐसे cases जो इसमें cover नहीं होते वो DC अपने आप से decide करेगा। Goods sold in the domestic tariff area and not accepted
for any reasons may be brought back for repair replacement under intimation to the concerned jurisdictional customs or central excise authorities. जो भी आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल की होगी, अगर मान लीजिए वो किसी भी पर्पस से या किसी भी रीज़न के कारण रिजेक्ट कर दी जाती है और रिजेक्शन के बाद आपको वो मटेरियल वापस अपने पास लेकर आना पड़ेगा और आप उसमें कोई रिकंडीशनिंग या रिपेयर करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज़ को इसके बारे में। Goods or parts thereof on being imported or indigenously procured and found defective। तो जो भी आप गुड्स लेकर आए हो अपने पास, मतलब इन द EOU EHTP STP और BTP आप अपने पास इंपोर्ट करके लेकर आए हो, आपने ख़रीदा है या फिर इंडिजिनियसली प्रोक्योर किया है, अगर उनको आप डिफेक्टिव पाया जाता है उनको, या अदरवाइज विच आर अनफिट फॉर यूज़, या फिर उनको अनफिट माना जाता है कंजम्पशन के लिए, और विच हैव बीन डैमेज और बिकम डिफेक्टिव सब्सिक्वेंटली, या फिर जो डैमेज हो चुके हैं या बाद में वो डिफेक्टिव पाए गए, दे मे बी रिटर्न्ड, उसको वापस किया जा सकता है, एंड रिप्लेसमेंट ऑब्टेन्ड, या तो आप उसकी जगह रिप्लेसमेंट ले लो, और डिस्ट्रॉयड, या तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। In the event of replacement, goods may be brought back from the foreign suppliers, all their authorized agents in India, or indigenous suppliers. The unit can take free cost of replacement, that is duty paid, from the authorized agents in India or foreign suppliers, provided the defective part is re-exported or destroyed. However, destruction shall not apply to the precious and semi-precious stones and precious metals। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो, कह रहे हैं ना, इन द इवेंट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स में बी ब्रॉड बैक फ्रॉम द फॉरेन सप्लायर्स और द ऑथराइज एजेंट्स इन इंडिया और इंडिजिनस सप्लायर्स। तो आप अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हो गुड्स का तो आप उनको वापस लेकर आओ अपने पास, and the unit can take free of cost replacement from the authorized agents in India or foreign suppliers, provided the defective parts are re-exported or destroyed। तो मान लीजिए अगर मैंने कोई चीज़ ख़रीद के मैं लेकर आया हूँ अपने पर्पस के लिए, अपने कमर्शियल यूज़ के लिए, और उसको मैंने डिफेक्टिव पाया, तो ये वाले जो गुड्स होंगे, मैं जहाँ से मैंने ख़रीदा था मैं उनको बोलूँगा कि आपका जो आपने मुझे बेचा था वो डिफेक्टिव था। मान लीजिए मैं इंपोर्ट करके लेकर आया हूँ इस चीज़ को फ्रॉम रशिया, और उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम निकली है, तो मैं रशियन जो वहाँ का एक्सपोर्टर है उसको बोलूँगा कि आपने मुझे डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई करे हैं, इनको आप रिप्लेस करके दीजिए। तो मैं उनके यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रिप्लेसमेंट लेकर आऊँगा। रिप्लेसमेंट लाने के बाद जो भी मेरे पास डिफेक्टिव गुड्स थे या जो भी पार्ट्स उसमें से डिफेक्टिव थे, उनको या तो मैं वापस कर दूँगा रशिया को, या फिर मैं अपने यहाँ ही उसको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ये प्रेशियस मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स के केसेस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे चले अपन। नेक्स्ट टॉपिक इज द एग्जिट फ्रॉम द EOU स्कीम। मतलब अब क्या आप इस स्कीम से एग्जिट करना चाहते हो या नहीं, वो अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि जब आप एग्जिट कर रहे हो EOU स्कीम से, आप EOU स्कीम से बाहर निकलना चाहते हो, तब आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो अपन को यहाँ पर करना है। एग्जिट फ्रॉम द EOU स्कीम विद द अप्रूवल, मतलब सबसे पहली बात तो हो गई कि आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी है। विद अप्रूवल ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, डीसी ने ही आपको अप्रूवल दिया था EOU में आने के लिए, अब डीसी से ही आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा EOU से बाहर निकलने के लिए। विद द अप्रूवल of the development commissioner, an export oriented unit may opt out of the scheme। ये चाहे तो इस स्कीम से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। Such exit shall be subject to the payment of excise and customs duty and industrial policy in force। तो आपका जो एग्ज़िट होगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको जो भी आपके ऊपर ड्यूटीज़ बनती हैं एक्साइज और कस्टम्स की, वो आपको जो है पे करनी पड़ेंगी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन फोर्स जो है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। इफ़ अ यूनिट has not achieved the obligations, it shall also be liable to penalty at the time of exit। अगर आपने कोई obligations जो आपको अचीव करनी चाहिए थी, अगर आप वो नहीं अचीव कर पाए हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी at the time of exit। In the event of a gems and jewelry unit ceasing its operations, gold and other precious metals, alloys, gems and other materials available for manufacture of jewelry shall be handed over to an agency nominated by the Department of Commerce
एट अ प्राइस टू बी डिटरमाइंड बाय दैट एजेंसी। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में थे तो जो भी अब आपका सामान बच गया है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी के लिए आपके मटेरियल्स आपके पास पड़े हुए थे और आप मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो उस सामान को आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू किसी भी एजेंसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जिसको नॉमिनेट करेगी, और जो प्राइस है वो भी डिटरमाइन किया जाएगा उसी एजेंसी के थ्रू। An export oriented unit, EHTP, STP, or BTP unit may also be permitted by the Development Commissioner to exit from the scheme at any time on the payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG scheme for the DTA units। जो आपने EPCG स्कीम के अंदर कैपिटल गुड्स मंगाए थे उसमें जो भी आपने ड्यूटी सेव करी होगी, आप चाहो तो इस स्कीम से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन जो भी ड्यूटीज़ आपने सेव करी होंगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। This will be subject to the fulfillment of positive net foreign exchange criteria under the EOU scheme, eligibility criteria under the EPCG scheme, and the standard conditions indicated in the handbook of procedures। तो ये सब एग्जिट करते टाइम भी आपको पॉजिटिव एनएफई क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। Unit proposing to exit out of the EOU scheme shall intimate the Development Commissioner and the Customs and Central Excise Authorities in writing। जो भी एग्जिट करना चाहता है उसको लिखित में अपना ये प्रपोजल देना पड़ेगा डेवलपमेंट कमिश्नर के पास या फिर सेंट्रल कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज़ के पास। द यूनिट शैल असेस द ड्यूटी लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द डी बॉन्डिंग एंड सबमिट द डिटेल्स ऑफ सच असेसमेंट टू द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज़। तो यूनिट को जो है अपनी लाइबिलिटी को असेस करना पड़ेगा और जो भी उनकी लाइबिलिटी निकल रही है उसके बारे में उनको डिटेल देनी पड़ेगी कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज़ को। Customs and Central Excise Authority shall confirm the duty liabilities on priority basis, subject to the condition that the unit has achieved positive NFE, taking into consideration that the depreciation is allowed। यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ गया कि जब पॉजिटिव एनएफई के लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें डेप्रिसिएशन को भी अलाउ किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं। After the payment of duty and clearance of all dues, unit shall be obtain a no dues certificate कि अब आपके कोई भी ड्यूज नहीं बचते from the customs and the central excise authorities। On the basis of the no dues certificate issued by the customs and the central excise authority, unit shall apply to the development commissioner for final debonding। In case there is no proceeding pending under the FTDNR Act, that is Foreign Trade Development and Regulation Act, as amended, Development Commissioner shall issue a final debonding order within a period of 7 working days between the no due certificate issued by the customs and the central excise authorities and final debonding order by the development commissioner. Unit shall not be entitled to any claim of any exemption for procurement of capital goods or inputs। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप उसी सर्टिफिकेट के साथ डी बॉन्डिंग के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर को अप्लाई कर दीजिए। डी बॉन्डिंग का मतलब कि अब हम एज अ बॉन्डेड यूनिट इन द एक्सपोर्ट एज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अब हम इस स्कीम से बाउंड नहीं हैं, हम डी बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन दे दीजिए टू द डेवलपमेंट कमिश्नर अलॉन्ग विद द नो ड्यू सर्टिफिकेट, और 7 वर्किंग डेज के पीरियड के अंदर आपको जो है डी बॉन्डिंग का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये जो 7 दिन का पीरियड है इसके बीच में अगर आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हो इनपुट्स का या कैपिटल गुड्स का, तो आपके ऊपर सारी की सारी ड्यूटीज़ जो है वो लगाई जाएंगी, फिर आपको ईओयू स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउएवर यूनिट कैन क्लेम एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। लेकिन आप चाहो तो एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए और ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। Since the duty calculations and dues are disputed and take a long time, a bank guarantee or a bond installment processes backed by a bank guarantee shall be provided for the expediting the exit process। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये ड्यूटी कैलकुलेशन में और ड्यूज जो डिस्प्यूटेड होते हैं, डिस्प्यूटेड की बात की गई है यहाँ पर, ड्यूज दैट आर डिस्प्यूटेड, तो जो डिस्प्यूटेड ड्यूज़ होते हैं, अगर आपका ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए हैं, कोई डिस्प्यूट है उसके अंदर, क्योंकि इन डिस्प्यूट्स को सुधारने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो उन केसेस में आप बैंक गारंटी के थ्रू चाहो तो एग्ज़िट प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। बैंक गारंटी के थ्रू कैसे स्पीड अप कर सकते हो? मान लीजिए अगर आप
एग्ज़िट करना चाहते हो इस स्कीम के थ्रू और वहाँ पर 2 लाख की ड्यूटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट चल रहा है तो डिस्प्यूट का रिज़ल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है आपके लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस तरीके से हो सकता है कि आप लायबल नहीं हो, कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी जिसके कारण 2 लाख की लायबिलिटी निकल के आ रही थी, और नेगेटिव हो सकता है कि आप सच में लायबल हो, कि आपके ऊपर 2 लाख की लायबिलिटी आई है। तो उस चीज़ को स्मूथ करने के लिए या उससे जल्दी एग्ज़िट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब तक ये डिस्प्यूट नहीं सुलझता तब तक के लिए आप एक बैंक गारंटी इशू करवा लीजिए डिपार्टमेंट के नाम पर, राइट? कि अगर कल को मान लीजिए डिस्प्यूट का रिजल्ट निकल के आता है कि आप लाइबल हो पेमेंट के लिए, तो डिपार्टमेंट जो बैंक गारंटी है उनके नाम पर उसको एनकैश करा के अपने ड्यूज़ को क्लियर करवा लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंक गारंटी देकर भी इस स्कीम से प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर सकते हो। In case where a unit is initially established as a domestic tariff area unit with the machines procured from abroad after the payment of applicable import duty or from domestic market after the payment of excise duty, and the unit is subsequently converted into EOU. मान लीजिए कि पहले वो जो यूनिट जो बनी थी वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट ही थी, मतलब नॉर्मल इंडियन यूनिट थी। उन लोगों ने बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करी, जो भी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी वो पे करा। डोमेस्टिक मार्केट से उन्होंने मटेरियल लिया या डोमेस्टिक मार्केट से उन्होंने कोई मशीनरी ली जो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो भी उन्होंने पे कर दी। अब बाद में ये जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का जो यूनिट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस केसेस में क्या होगा, इन सच केसेस removal of such capital goods to the domestic tariff area after debonding would be without the payment of duty. अब जब आप बाद में debonding हो जाओगे, मतलब आप ईओयू में आए और अब आप इन कैपिटल गुड्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो है रिमूव करना चाहते हो, तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इसको रिमूव कर सकते हो। Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under the EPCG scheme and after completely fulfilling the export obligation gets converted into an export oriented unit, the unit would not be charged custom duty on capital goods at the time of such removal of capital goods in the domestic tariff area when they are debonding. तो वैसे ही अगर किसी यूनिट ने EPCG स्कीम के अंदर कुछ भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए थे और बाद में वो डीबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो उस केस में भी जब आप रिमूवल कर रहे हो तो आपको कोई भी ड्यूटीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। An export-oriented unit, EHTP, STP or BTP unit may also be permitted by the Development Commissioner to exit under the advance authorization as a one-time option. This will be subject to the fulfillment of the positive NFE criteria. A simplified procedure may be provided to fast-track the debonding or the exit of the STP or EHTP unit which has not availed any duty benefit or procurement of raw material, etc. ऐसे यूनिट्स जिन्होंने कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं किया है, उनके लिए एक फास्टर मैकेनिज्म भी सजेस्ट किया जा सकता है। आगे देखिए क्या है, कन्वर्जन। Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU, EHTP, STP और BTP unit। तो ये तो हमें पता ही है। Existing EHTP, STP unit may also apply for conversion or merger into an export oriented unit and vice versa। तो कोई EHTP, STP भी चाहे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में भी कन्वर्ट हो सकता है और वाइस वर्सा भी ये लोग कर सकते हैं। इन सच केसेस यूनिट्स विल रिमेन इन अ बॉन्ड एंड अवेल द एग्जेम्पशंस इन द ड्यूटीज एंड टैक्सेस एज एप्लीकेबल। जो हम डी बॉन्डिंग कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इनका, क्योंकि ये EOU में कन्वर्ट हो गए और जो एग्जेम्पशंस हैं उनको मिलते जाएंगे। Monitoring of the net foreign exchange. Performance of the EOUs, EHTP, STP, and BTP units shall be monitored by the Units Approval Committee, that is UAC, as per the guidelines in the Handbook of Procedures. ओके, क्लियर हुआ? तो अब अपन इस टॉपिक तक यहाँ पर रुकते हैं। अपना ज़्यादा कुछ अब इस चैप्टर के अंदर बचा नहीं है, सिर्फ ज़रा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है। उसके बाद अपन को CQCTD करना है, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स का, जो काफ़ी बात का टॉपिक है, दैट इज़ जस्ट रिलेटेड टू पेनल्टीज़ एंड एवरीथिंग। ओके, फिर अपन ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। फिर आप एक साथ पूरा चैप्टर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिवाइज करिएगा, एंड अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा।
आई अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट एंड काफ़ी बड़ा भी है, तो टेक योर टाइम, डोंट वरी और डोंट एग्जैजरेट योरसेल्फ कि हमें नहीं आ रहा क्या करें, याद नहीं हो रहा क्या करें। अपना टाइम लीजिए, बार बार पढ़िए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन्स होते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, बट पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से बार बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके माइंड में इसको बैठने में भी टाइम लगेगा। एंड डू नॉट रट्टाफाई दिस चैप्टर, इसको पूरी तरीके से रटिएगा मत। फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप लर्न करें तो समझ भी आता है, पर लॉजिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार अगर आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी याद होती जाएंगी, जैसे ही आप मल्टीपल टाइम्स इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड यू रिवाइज दिस मच एंड देन यू सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर।